मोना, 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 मोना की माँ उसे सभी कमरे में आवाज़ लगा रही थी, मगर मोना उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आज मोना की शादी है, बारात दरवाजे तक आ चुकी है। परीक्षण करके उन्होंने दूल्हे को स्टेज पर तो बिठा दिया और जब अपनी बेटी को लेने के लिए दुल्हन के कमरे में पहुंची, तो वह दुल्हन को ना देखकर वह उसे सब जगह ढूंढ रही है। मोना कहीं भी नहीं थी। उन्होंने पूरे घर में उसे देख लिया, पर वह नहीं मिली। मोना की माँ ने मोना के पापा को कॉल करके सब बताया। मोना के पापा की तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बाप जो इस वक्त अपनी बेटी की शादी के लिए बारात के आवभगत में लगा था, उसे यह पता चल रहा है कि उसकी बेटी घर छोड़कर भाग चुकी है। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई। मेहमानों से खचाखच पूरा वेडिंग हॉल भरा हुआ था। सभी अपने में व्यस्त हैं। उनके पापा ने अपने छोटे भाई रघुवीर जी के पास जाकर कहा, मोना नहीं मिल रही है भैया, किसी दूसरे कमरे में होगी या बाथरूम वगैरह में होगी, चलिए हम देखते हैं। कहकर वह आगे बढ़े तो मोना के पिताजी ने उनके हाथों को पकड़ लिया। रघुवीर जी पलटकर अपने बड़े भाई को देखते हैं। मोना के पापा आंखों में आंसू लिए नाव में अपनी गर्दन हिला देते हैं। रघुवीर जी ने चारों तरफ देखा। सभी रिश्तेदार, मेहमान, दोस्त यहाँ पर थे और उनके भाई की ऐसी हालत देखकर किसी को समझती देर न लगती कि क्या बात है। वह उनका हाथ पकड़कर एक साइड में लेकर जाते हैं। क्या हुआ भैया? मोना की माँ ने हर जगह देख लिया, मोना कहीं नहीं है। वह पहले ही कह रही थी वह शादी नहीं करेगी। उन्होंने अपने माथे के पसीने को पोंछा, कहकर उनके हाथ अब कांपने लगे थे। बरसों से बनाई हुई इज्जत बेटी के घर छोड़कर भागते ही मिट्टी में मिल जाती है। यह बात वह अच्छी तरह से जानते थे। क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में, क्या कहूँगा सबसे, लोगों के बीच उठना बैठना मुश्किल हो गया अब तो, कहकर उन्होंने फिर से अपने रुमाल में अपने माथे पर पसीने को पोंछा। अपने भाई के कांपते हुए हाथ को देखकर रघुवीर जी ने उन्हें सहारा देते हुए कहते हैं, भैया आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए लड़के वाले से क्या कहेंगे और उनकी इज्जत का क्या होगा। हमारे घर की बेटी के कारण उनकी भी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही मोना के पिताजी ने पलटकर स्टेज पर देखा, जहाँ दूल्हा सेहरा पहने सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास उसके घर के लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते खड़े थे। अब क्या करें? मोना के पिताजी ने कहा। रघुवीर जी ने कहा, लड़के के पापा से बात करते हैं। नहीं, कैसे कहूँगा उन्हें भैया, और कोई रास्ता नहीं है क्या? कहना तो होगा ही उन्हें, उनसे कैसे छुपा पाएंगे ये बातें। अपनी पूरी हिम्मत जताकर दोनों भाई दूल्हे के पापा तक पहुँचे। उन्हें देखते ही दूल्हे के पिताजी उठकर खड़े होते हैं और हाथ छोड़कर नमस्ते करते हैं। मोना के पापा और रघुवीर जी वह दोनों भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आपसे कुछ बात करनी थी, क्या कुछ देर के लिए आप हमारे साथ आएंगे? उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इस बात को महसूस कर दूल्हा पक्ष से दूल्हे के भाई, माँ पापा सभी उनके साथ बात करने को तैयार हो जाते हैं। इस वक्त स्टेज पर दूल्हा और उसकी भाभियों ही थी और उनके घर के बाकी जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार थे, जैसे कि दूल्हे की बहन और भाई, सभी इस वक्त रघुवीर जी के साथ दुल्हन के कमरे की ओर जा रहे थे। सभी ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, मोना की माँ जो कि इस वक्त बिस्तर पर बैठे रो रही थी, उन सभी को देखकर उठकर खड़ी हो गई। यह डरी हुई नज़रों से सबकी ओर देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था उनकी बेटी ने उसे किस जंजाल में फंसाकर छोड़ दिया है। रघुवीर जी, मोना के पापा सभी अंदर आते हैं। कुछ पता चला, कहकर मोना के पापा अपनी बीवी के कंधे को पकड़ते हैं। उनकी बीवी ने रोते हुए उनकी तरफ एक पेपर दिखा देती है। रघुवीर जी जल्दी से आगे बढ़े और उसे पेपर को अपने हाथ में लिया। उनकी नज़र अभी पहले शब्द पर ही पड़ी ही थी कि उनके हाथ से उस पेपर को दूल्हे के छोटे भाई ने छीन लिया और पढ़ने लगा। माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप सभी बहुत परेशान होंगे, शायद मुझसे नाराज़ भी होंगे, मुझसे रिश्ता भी तोड़ देंगे। लेकिन माँ, मैं 25 साल की हूँ और मेरी शादी आप एक 33 साल के इंसान से करवा रही थी
और वह भी उसे इंसान से जिसके 2 बच्चे भी हैं और जिसके गुस्से को पूरा शहर जानता है। मेरे सामने मेरा उज्जवल भविष्य है और उसको छोड़कर मैं उस अंधकार में अपने आप को नहीं डाल सकती। मैं पूरी ज़िंदगी उस जल्लाद की गुलामी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। आपकी बेटी लेटर पढ़ते ही दूल्हा पक्ष के लोग भी समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। दूल्हे का बड़ा भाई आगे बढ़कर आते हुए कहा, अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? मोना के माँ पापा और रघुवीर जी शर्म से गला झुक गया था। दूल्हे के भाई ने अपने सर से पगड़ी हटाई और उसे वहाँ रखे हुए टेबल की तरफ फेंकते हुए बोला, हम कोई और ज़बरदस्ती में शादी नहीं चाहते थे। आप ही ने रिश्ता भिजवाया था और हमें सब कुछ ठीक लगा तो हम मान गए। आपकी बेटी ने आपका सर तो शर्म से झुकवाया ही, लेकिन हमारे खानदान का भी नाम उसने डुबो दिया। मोना के पापा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो लड़के के जीजा जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, बारात का बिना दूल्हे के लौट जाना समझते हैं आप हमारी कितनी बदनामी होगी। आपके इस तरह हाथ जोड़ देने से कुछ नहीं होगा। हम शर्मिंदा हैं इस बात से कि हमारी बेटी की वजह से हमारे खानदान के साथ साथ आप सबकी भी आज दुनिया के सामने जंग हसाई हो गई। कहकर रघुवीर जी अपनी गर्दन झुका लेते हैं। दूल्हे का भाई सामने आकर कहता है, ये बात जब तक इस कमरे में है तब तक ठीक भी है, वरना आपको पता है कि कार्तिक कितने गुस्से वाला है। अगर ये बात उसके कानों तक पहुंची, इस शहर में रहना मुश्किल कर देगा आप लोगों का। दूल्हे की माँ आगे आते हुए कहती है, एक तो पहले ही शादी नहीं करना चाहता था, हम सब ने ही अच्छा खानदान अच्छी लड़की का वास्ता देकर शादी के लिए हाँ करवा दिया। तभी रघुवीर जी की बहन बोली, अगर हम मोना की जगह किसी और की शादी करवा दें कार्तिक से तो सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। कैसे बातें कर रही हो दीदी? रघुवीर जी की बहन जिनका नाम सुमित्रा था, सुमित्रा जी कहते हैं, शादी अगर नहीं हुई तो दोनों खानदान की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है दुल्हन मोना न होकर कोई दूसरी हो, कौन किसकी शादी करवाएंगे? कहकर मोना के पिताजी सुमित्रा जी की ओर देखने लगते हैं। नंदिनी नंदिनी की शादी करवा दें, दोनों परिवारों की इज्जत को बचाया जा सकता है, सुमित्रा जी ने कहा। रघुवीर जी बोले, दीदी नंदिनी अभी बस 20 साल की ही है, ऊपर से इतनी भोली। मोना के पापा हाथ हाथ जोड़कर रघुवीर जी के सामने खड़े हो गए। मान जा रघुवीर, हम सबकी इज्जत तेरे हाथ में है। कार्तिक एक अच्छा समझदार आदमी है, हाँ लेकिन उसका गुस्सा ये तो सब जानते हैं, नंदी मुरझा जाएगी। रघुवीर जी इस शादी के खिलाफ थे, पर लड़के वाले और अपने परिवार वालों के दबाव में उन्होंने हाँ कह दिया। आनन फानन में सारी तैयारी की गई। नंदी को तैयार किया गया। जो लड़की अपनी बहन की शादी में शामिल होने आई थी, अभी दुल्हन बनकर बैठी थी, उसे जब वरमाला के लिए लाया गया तो सभी हैरान थे। शादी की कार्ड पर मोना का नाम था और इस वक्त दुल्हन कोई और ही था। दूल्हा बने कार्तिक के लिए भी एक शौक था। नंदी इस वक्त खुद बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वह जब वर्णमाला के लिए स्टेज पर खड़ी हुई, कार्तिक उसे देखकर समझ गया था कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। उसके कांपते हाथ और झुकी हुई पलकें उसके मन का हाल बयां कर रही थी। उसे 3-4 बार कहा गया वरमाला डालने के लिए, पर वह अपनी पलकें ऊपर नहीं उठा पा रही थी और नहीं अपने हाथों को कार्तिक के गले तक ले जा पा रही थी। बार बार वरमाला पहनाने के लिए कार्तिक और नंदिनी के नाम को चिल्ला कर पुकारा जा रहा था। कार्तिक 2 कदम आगे बढ़ा और नंदिनी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। नंदिनी ने जैसे ही अपने हाथों पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस की, उसने अपनी पलकें ऊपर उठाई और पहली बार कार्तिक को देखा। दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। नंदिनी के चेहरे से ही उसकी मासूमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कार्तिक ने अपनी पलकें झपकाकर और उसके हाथों को अपने हाथों में थामे हुए ही वरमाला अपने गले में डाल दिया। खुद वरमाला नंदिनी के गले में डालकर उसने उसके हाथों को हल्के से दबाया, मानो जैसे उसे भरोसा दे रहा हो, और फिर सामने घूमकर खड़ा हो गया।
कुछ देर पहले तक जो एक मुस्कुराहट और शीतलता थी जो उसके चेहरे से अचानक ही जाने कहाँ से चली गई। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था और वह नीचे अपने भाई, जीजा और माता पिता को ही देख रही थी। उसे देख गुस्सा समझ रहे थे। अगर ऐसा किसी के साथ होता तो कोई और भी होता तो उसे इस वक्त गुस्सा आता। और कार्तिक तो कुछ चलती फिरती गुस्से की दुकान थी। शादी की विधियों को कार्तिक ने गुस्से से ही पूरा किया, जबकि नन्ही डर और घबराहट में लिपटी हुई थी। उसकी नजरें बार बार अपने पापा को ढूंढ रही थी, पर वो वहाँ उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। रघुवीर जी एक कमरे में इस वक्त बंद थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने दो खानदान की इज्जत को बचाने के लिए अपनी बेटी को पूर्ण आहुति दे दी हो। जाने कैसे उनकी बेटी कार्तिक के साथ रहेगी। यही सोच सोच कर वह अपने आप को अब नंदिनी का दोषी समझने लगे और इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि जाकर अपनी बेटी का कन्यादान की रस्म देख पाते, जो इस वक्त उसके चाचा चाची कर रहे थे। नन्ही की माँ नहीं थी, पापा ने ही माँ बाप दोनों बनकर पाला था। इस वक्त वही अपने कमरे में अपने आप को छुपाए हुए थे। शादी के बाद जब विदाई की बारी आई तो रघुवीर जी बाहर आए। नन्ही उसे देखते ही उनकी तरफ दौड़ जाती है। गठबंधन का एक छोर जो इस वक्त नन्ही के आंचल से लेकर कार्तिक के अंग वस्त्र में बंधा हुआ था, वह उसके साथ खींच रहा था। वह गठबंधन कार्तिक के कंधे से नीचे उतरता उससे पहले ही कार्तिक उसे कसकर पकड़ता है और उसका गांठ को अपने हाथों से संभाल कर नन्ही के पीछे आ जाता है। नन्ही अपने पापा के सीने से लगकर जोर जोर से रोए जा रही थी। वही हाल उसके पापा का भी था। वो जानते थे कि उन्होंने खुद आज इन दो खानदान के खातिर अपनी बेटी की मासूमियत को बर्बाद किया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और कार्तिक के सामने खड़े होते हुए बोले, बहुत भोली है, रिश्ते निभाना जानती है, पर थोड़ा भी कुछ कह दो तो रोने लगती है। कुछ और नहीं तो यही समझना कि एक बाप, मैंने कभी डांटा नहीं इसे। अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दे के जिंदगी है तुम्हारे हाथों की। नन्ही अभी भी अपने पापा के सीने से लगे रोए जा रही थी। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। उसके आंसुओं के साथ अब उसे हिचकी भी आने लगी थी। उसने अपनी पलकें झुकाए आश्वासन दिया। नन्ही गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं हो रही थी। नहीं पापा, मत भेजिए, मुझे नहीं जाना, आपके साथ रहना है। बेटा, मैं आता रहूँगा तुमसे मिलने। शादी के बाद तो सभी को जाना होता है ना ससुराल। पापा प्लीज़। उसने अपने दोनों हाथों को अपने पापा की चारों ओर लपेट लिया। रघुवीर जी नन्ही पकड़कर उसे कार के दरवाजे तक लाए और फिर दरवाज़ा खोलकर कार्तिक की तरफ देखकर उसे अंदर बिठाने का इशारा किया। कार्तिक नन्ही हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। नन्ही ने यह नहीं देखा उसे किसने खींचा है, पर वह कार्तिक के सीने से लगकर बोली, प्लीज़ मेरे पापा से कहिए मुझे अकेला न छोड़ें। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ चल रहे हैं, कहकर उसने नन्ही को कार में बैठने का इशारा किया। नन्ही पहले कार के दरवाजे की तरफ झुक गई, फिर बाहर आई और कार्तिक के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बोली, सच कह रहे हैं आप? पापा मेरे साथ रहेंगे ना, मेरे साथ? कार्तिक ने अपने कुर्ते को उसके हाथों से छुड़ाते हुए कहा, तुम अंदर बैठो, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, आप मुझसे वादा कीजिए, कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अभी भी सुबक रही थी। अपने एक हाथ से अपने नाक और आंसू को साफ करने के अपना दूसरा हाथ अभी फैलाए कार्तिक की ओर देख रही थी। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ा और उसे कार के अंदर बिठाते हुए बोला, मैं इतनी जल्दी वादा नहीं करता। नन्ही का रोना मानो जैसे तेज हो गया था। उसने कस के कार्तिक के हाथ को पकड़ा हुआ था। कार्तिक ने देखा नन्ही से उसने अब अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की तो नन्ही उसके हाथों को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, मानो जैसे वादा लिए बगैर उसके हाथ को नहीं छोड़ेगी। नन्ही की अंगूठियां अब उसे चुभने लगी होगी, लेकिन अभी भी वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। कार्तिक ने अपनी नज़र घुमाई और फिर से नन्ही की ओर देखा। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ सिर्फ गुलाबी हो चुका था। नन्ही जैसे ही देखा कि कार्तिक उसकी तरफ देख रहा है, नन्ही ने सुबकते हुए कहा, मैं कभी नहीं रही अपने पापा के बगैर। कार्तिक ने अपनी आंखों को 2 पल के लिए बंद किया।
2 पल के बाद अपनी आंखें खोलता है और बोला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं उनसे बात करता हूँ। नंदनी उसके चेहरे पर आ रहे गुस्से को अच्छी तरह देख पा रही थी। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी गर्दन झुकाकर वहाँ बैठ गई। अच्छा है, अब यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ, कहकर कार्तिक, जो कि इस वक्त आधा कार के अंदर और बाहर था, कार से बाहर निकलता है। कार्तिक कुछ पल के लिए अपनी माँ को घूर कर देखता है, फिर गाड़ी की ओर चला जाता है। उसने नन्ही की तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और झुककर बोला, जब तुमने देखा कि गाड़ी रुक गई है तो क्या तुम बाहर नहीं निकल सकती थी? नन्ही ने गर्दन घुमाई। कार्तिक उसकी और गुस्से को देख पा रही थी। नंदी बिना कुछ बोले चुपचाप कार से उतरने की कोशिश करने लगी। शादी का लहंगा ओवर साइज का था। ये सब जो उसने इस वक्त पहन रखा था, सब कुछ मोना के साइज का था। इसलिए नंदी लहंगों को किसी तरह से खींचकर संभालते हुए कार से बाहर निकली। धीमी धीमी कदमों से चलते हुए वह दरवाजे तक पहुंची, फिर पलटकर पीछे देखा। कार्तिक अभी भी कार के पास खड़ा अपने दोनों हाथों को बांधकर उसी को देख रहा था। घर के सारे लोग इस वक्त घर के अंदर थे, जो बाकी के और उसमें थी उसकी तैयारी कर रहे थे। कार्तिक तेज कदमों से अंदर आया और उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ कर सकते हुए बोला, इस तरह की रफ्तार में अगर चलोगी तो 2-4 साल में मेरे घर तक ज़रूर पहुंच जाओगे। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर अपनी गति से चले जा रहा था, जबकि अपने ओवरसाइज लहंगे को किसी तरह से एक हाथ से संभालते हुए उसके साथ खींची हुई जा रही थी। दरवाजे तक लाकर उसका हाथ छोड़ दिया। सभी रस्मों को जैसे तैसे कार्तिक के गुस्से को सहकर पूरा किया जाता है। रात के करीब 1:30 बजने वाले थे और इस वक्त सभी हॉल में बैठे हुए थे। सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अभी सिर्फ परिवार के लोग ही थे जो इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। कार्तिक उन सब के बीच खड़ा था। अब आप सब लोग मुझे बताएंगे कि क्या था। कार्तिक के पापा ने सारी बातें उसे बता दिया। तो आप लोगों को ये बच्ची ही मिली थी मेरे गले मरने के लिए, कहकर उसने नंदिनी की तरफ इशारा किया, जो कि अपनी गर्दन झुकाकर बैठी थी। एक 25 साल की लड़की और एक 16 साल के 17 साल की लड़की, फ़र्क समझ आता है आपको? वह गुस्से से बोला। कार्तिक की बात पर कार्तिक के बड़े भैया उसको समझाते हुए बोले, उस वक्त दोनों परिवारों की इज्जत को बचाने के लिए हमें यही सही लगा। बिना शादी किए बारात लौट आती, समझ रहा है तू कितनी बदनामी होती। और वैसे भी 16-17 साल की नहीं है नन्ही। नन्ही तुम कितने साल की हो? कहते हुए कार्तिक के बड़े भैया नन्ही की ओर देखते हैं। नन्ही ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, 20। कार्तिक के भैया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। सुना आपने? 20 मैडम, 20 साल की है, मैं 33 साल का हूँ। आपको समझ भी आया है? ये जोड़ी मैच करने लायक लगती है? कार्तिक नन्ही और अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है। कार्तिक के दादा दादी जी, जो कि खराब सेहत के कारण शादी में नहीं जा पाए थे, पर अभी की बातें को सुनकर वे सब कुछ समझ चुके थे। दादी माँ खड़े होते हुए बोली, मैं भी तेरे दादा से 14 साल छोटी हूँ। क्या मैंने साथ नहीं निभाया उनका, या तेरे दादाजी ने मेरा साथ छोड़ दिया? दादी माँ, वो ज़माना अलग था। कार्तिक ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ज़माना कैसा था, क्या फ़र्क पड़ता है, साथ इंसान को निभाना है। तू कोशिश करेगा, वह कोशिश करेगी, तो क्यों नहीं होगा? दादी माँ ने कहा। कार्तिक गुस्से में वहाँ रखे हुए ग्लास को ज़मीन पर फेंकते हुए कहता है, सारे फैसले तो आप लोग करके ही बैठे हो, तो फालतू में बोलकर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? वह तेज़ कदमों से चलकर अपने कमरे की ओर चला गया। उसके इस गुस्से को देखकर नन्ही घबराई हुई सी सोफे पे थोड़ा सा और चिपक कर बैठ गई। वो हमेशा अपने पापा के साथ रही। उसके पापा चीज़ों को तोड़ना फोड़ना तो दूर की बात है, कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। कुछ देर तक तो सब खामोश रहे। फिर नन्ही ने अपने बगल में देखा। उसके बगल में उसकी सास, यानी कि कार्तिक की माँ बैठी थी। नन्ही उसके हाथों को पकड़कर कहती है, क्या यह मुझे मारेंगे?
उसकी बात सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। नंदनी की मासूमियत ने उसका दिल पिघला दिया था। कार्तिक के बड़े भैया उसके पास, उसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठते हैं और कहते हैं, गुस्से वाला है पर मारता नहीं किसी को। हम सबको उसके इस व्यवहार की आदत हो चुकी है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। नन्ही मासूमियत से मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दी। सभी के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी पत्नी की तरह देखते हुए कहा, प्रीति, इसे कार्तिक का कमरा दिखा दो और इसका सूटकेस कमरे में पहुंचा देना। कुछ कंफर्टेबल सा पहन लेगी। नन्ही अपने ज़मीन तक लटक रहे लहंगे को अपने दोनों हाथ से उठाकर अपनी जेठानी के पीछे पीछे चलने लगती है। नाम क्या है तुम्हारा? प्रीति ने पूछा। नंदिनी। क्या भिंड बना थी ये भी कि घर में नई बहू का स्वागत किया जा रहा है। सब कार्तिक को उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए कह रहे हैं, पर घर में किसी को भी उसका नाम नहीं पता, उसकी उम्र नहीं पता, ये क्या करती है ये नहीं पता। मेरा नाम प्रीति है, तुम मुझे प्रीति भाभी या दीदी जो भी कहना चाहे कह सकती हो। अब तक कार्तिक का कमरा आ गया था। दरवाज़ा खुला था, कमरे में कोई नहीं था। तुम जाओ, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, कहकर नंदिनी ने अपने सर झुकाए कमरे में सोफे की ओर बढ़ गई। कार्तिक इस वक्त बाथरूम में था। वह अपना बाथरूम पहने बाहर आया। अपने टॉवल से उसने अपने बालों को सुखाया और टॉवल को बिस्तर के ऊपर फेंकते हुए बोला, तुम यहीं रहोगी? नन्ही कार्तिक को देखते ही झट से उठकर खड़ी हो गई। प्रीति भाभी, प्रीति दीदी, वह उन्होंने कहा। नन्ही समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक से क्या कहे। कार्तिक नंदिनी की ओर बढ़ा। नन्ही भी कार्तिक को देख रही थी। गहरी आंखें, छोटे छोटे बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। 6 फुट कम हाइट नहीं होगी कार्तिक की, और उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर कौन कहता कि वो 33 साल का है। वही कार्तिक ने भी नंदिनी को ध्यान से देखा। नंदिनी बहुत भोली है, यह तो शादी के वक्त और विदाई के समय उसे देखकर समझ गया था। खूबसूरत भी वो कम नहीं थी। उसके चेहरे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी वो थी उसकी आंखें। ज़ुबान भले ही हो चुप रहे, पर उसके दिल का हाल को उसकी आंखें बखूबी बयां करती थी। अभी भी वही आंखें उसके अंदर के डर और घबराहट को बता रही थी। कुछ ही पल में ही कार्तिक ने उसके इस रूप को अच्छी तरह से देख भी लिया था। उसका ज़मीन को छूता हुआ लहंगा उसके कंधे से खसकता, उसका ब्लाउज, उसके हाथों से बड़ी उसकी चूड़ियाँ, ऐसा क्यों है? कार्तिक बखूबी समझ रहा था, और इसलिए कार्तिक को अपने घर वालों पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कार्तिक उसे डांटना चाहता था, पर उसके चेहरे की मासूमियत कार्तिक को अपना गुस्सा उस पर उतरने नहीं दे रही थी। उसने बाथरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, जाकर चेंज कर लो। नंदिनी ने अपना सूटकेस देखा। इसमें उसके वह कपड़े थे जो शादी में शामिल होने के लिए लाई थी। उसका बैग, उस बैग के कपड़े और नई दुल्हन के कपड़ों में बहुत फ़र्क होता है। नाइट सूट के नाम पर उसके पास शॉर्ट्स, लोअर क्रॉप टॉप टाइप के कपड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कपड़े यहाँ पहन सकती है या नहीं। वह बार बार सूटकेस में से उन्हें कपड़े को हाथ में लेती और फिर रख देती, फिर कपड़े उठाती, फिर रखती थी। अभी फ़िलहाल जो भी तुम्हें समझ में आता है तुम पहन लो, मैं सुबह तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा दूंगा, कार्तिक ने कहा और अपने क्लोजेट की ओर बढ़ गया। कार्तिक अपने क्लोजेट से जब बाहर आया तब उसने देखा नंदिनी अभी भी बाथरूम में ही थी। वह अपने बेड पर बैठा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और नंदिनी बाहर निकली। कार्तिक की नज़रें जो अपने मोबाइल से हटकर नंदिनी पर गई तो मानो जैसे वहीं पर अटक कर रह गई हो। वह अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाया। पर्पल कलर के टॉप और शॉर्ट्स पहने अपने बालों को टॉवल से सुखाती नंदिनी बाथरूम से बाहर निकली। उसे इस तरह देखकर किसी का भी होश खो जाना एक नॉर्मल बात थी। शायद ही कोई होता जो उसको इस तरह देखकर उसे दोबारा पलटकर ना देखता।
कार्तिक की नज़रों ने नंदिनी का पीछा गैलरी तक किया। नंदिनी टॉवल गैलरी में सूखने डालकर अंदर आकर कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई। अब जाकर कार्तिक को होश आया। उसे खुद पर गुस्सा आया, खड़ी हो गई। अब क्या मेरे सर पर नाचोगी? क्या हुआ, यहाँ क्यों आई? मैं आपसे कुछ पूछे? कार्तिक ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मेरे पापा कहाँ हैं? आपने कहा था ना कि आप नंदिनी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही कार्तिक बोला, वो कल तुमसे मिलने आएंगे, सच में। कहती हुई नंदिनी ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। अपने हाथों को नंदिनी की पकड़ से छुड़ाते हुए कार्तिक बोला, जाओ, सो जाओ। नंदिनी ने खुशी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कार्तिक के बगल में आकर अपना तकिया ठीक करने लगी। तुम यहाँ सोओगी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नंदिनी कंफ्यूज होते हुए बोली। सोफे पर सो जाऊं? कहते हुए कार्तिक ने सोफे की ओर उंगली की। नंदिनी अपनी गर्दन झुकाए वहीं बैठी रही। कार्तिक ने उससे कुछ पल के लिए देखा। वह अभी अपने सर को झुकाए यूं ही बैठे हुए थी। क्या हुआ? कार्तिक ने पूछा। सोफे पर मैं नहीं सो सकती, मुझे सोते हुए हाथ पैर मारने की आदत है, मैं गिर जाऊंगी, कहकर अपनी भोली सी शक्ल उसने ऊपर की और कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक फिर से उसकी इस मासूमियत में खो गया, जिसे सच में मानो कितनी दुखी हो इस बात से कि उसे सोफे पर सोने के लिए कहा गया। उसकी आंखों में निराश दिख रही थी। तुम यहाँ सो जाओ, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा, मेरे साथ लगेगा, लेकिन मुझे सोना ही पड़ेगा। पति हो आप मेरे, और पति पत्नी एक बेड शेयर करते हैं ना, उसने मासूमियत से कहा। कार्तिक उसके उस मासूमियत पर मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है सो जाओ, लेकिन थोड़ा दूर रह के। नंदिनी खुशी खुशी अपना सर हाँ में हिलाई और कार्तिक से थोड़ी सी दूरी पर तकिया रखकर लेट जाती है। कार्तिक ने उसे सर से लेकर पैर तक देखा। उस क्रॉप टॉप में उसे सच में 16-17 साल की लड़की लग रही थी। वो थोड़ा सा नीचे झुकता है और ब्लैंकेट को लेकर उसके पूरी बॉडी को कवर करते हुए बोला, ठंड है। अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट को जकड़कर नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। कार्तिक भी अपने मोबाइल पर कुछ काम करते सो गया। उसे अपने बिस्तर पर अलग सी खुशबू महसूस हो रही थी। वह नींद में था, तभी उसे महसूस हुआ उसके सीने पर किसी ने हाथ रखा है। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सीने पर हाथ रखा। यह नंदिनी का हाथ था। वह उसे देखने के लिए उसकी तरफ घूमा ही था कि उसकी नाक नंदिनी से टकरा गई। नंदिनी अपना तकिया छोड़कर कार्तिक के तकिए पर सर रखकर सो रही थी। कमरे का लाइट तो बंद था, लेकिन इतनी तो रोशनी थी कि अपने इतने करीब वह नंदिनी को देख सकता था। कुछ पल नंदिनी को देखते रहने के बाद कार्तिक अपने आप को थोड़ा पीछे करता है। अब वह साफ साफ नंदिनी को देख पा रहा था। उसने अपने हाथों को बढ़ाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को थोड़ा सा पीछे किया कि नंदिनी नींद में कसमसाई। फिर उसने अपने आप को एडजस्ट करके कार्तिक के सीने से लगे सो जाती है। जब कार्तिक ने महसूस किया कि नंदिनी अब हिल नहीं रही है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। नंदिनी बहुत ही आराम से उसके सीने पर अपने गाल को चिपकाए सो रही थी। कार्तिक नंदिनी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह सुबह जब नंदिनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को कार्तिक की मजबूत बाहों में पाया। थोड़ा सा कम सरक कर उससे दूर हुई। नंदिनी अपने आप से बोली, शुक्र है सोए हुए हैं, जाग रहे होते तो पता नहीं मुझे बिस्तर से नीचे ही फेंक देते। और फिर उसके दिमाग में कल रात को कार्तिक का ग्लास फेंकना याद आया। वह झट से अपने हाथों को अपने दोनों गालों पर रखते हुए कहती है, नंदिनी दूर रहना, नहीं तो सच में तुझे भी उसी तरह उठाकर पटक देंगे। नंदिनी अभी बिस्तर से उतरकर खड़ी ही हुई थी कि दरवाज़ा किसी ने नॉक ठोका। नंदिनी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने प्रीति थी। उसके कपड़े को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोली, गुड मॉर्निंग नंदिनी। नंदिनी झुककर उसके पैरों को छूती है। एक पेपर बैग प्रीति नंदिनी को देखते हुए बोली, तुम्हारे कपड़े और गहने हैं, आ जाओ, आज मंदिर में पूजा तुम्हारे हाथों से होगी, पहन के नीचे आना, ठीक है।
पेटीकोट और ब्लाउज पहन रखा था। कार्तिक ने उसे देखा और अपनी आंखें जैसे बंद कर ली। पर कहते हैं ना, इंसान का दिल कभी बेईमान हो जाता है। उसने चुपके से अपनी आंखें खोली और सामने नंदिनी को देखा, जो कि अपनी साड़ी को हाथ में लिए कभी इस तरफ से खोजती तो कभी उसी तरफ से। पर मैं साड़ी थी जो उससे कभी बंध ही नहीं रही थी। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी और साड़ी पहनने में कामयाब नहीं हो पाई। वह साड़ी को वहीं टेबल पर रखकर वह आईने में अपने आप को देखती है। उसका उतरा हुआ चेहरा और साड़ी ना पहनना उसके दुख और उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। कार्तिक, जो कि पेट के बल सोया था, करवट लेता है और सीधे होकर सो गया था। नंदिनी ने जैसे ही उसे हिलते हुए देखा था, उसने झट से साड़ी उठाकर अपने सिरे पर रख लिया था। क्या हुआ? कार्तिक अपनी कोहनी को बिस्तर पर टिकाए अपनी हथेली पर अपने सर को रखते हुए बोला। कार्तिक को देखते ही नंदिनी के होठ धीरे धीरे हिलने लगे थे और अब उसके होठ धीरे धीरे नीचे नीचे और नीचे होते होते अब रोने ही लगी थी। पहली बार था जब किसी के रोने को देखकर कार्तिक को चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या कोई इतना भी मासूम हो सकता है? आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।